गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि 2-3 दिन तक वीडियो आपके लिए नहीं ला सका। आज सुबह एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, बोला सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैं आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो है राष्ट्रपति का वीटो पावर और उनके आपातकालीन अधिकार। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति अभी कैसी है और जैसे केसेस आ रहे हैं, लगता है स्थिति भगवान ना करे लेकिन लग रहा है कि मे भी बढ़ सके। इसलिए आप लोग एकदम उसकी चिंता ना कीजिए, जो अभी समय मिला है उसको पूरी तरह यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ वीटो का अर्थ क्या होता है। वीटो जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ रोकना होता है। आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पढ़ते होंगे कि कितने, एक क्वेश्चन बराबर आता है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितनों देशों को वीटो प्राप्त है, तो उसमें आपका आंसर आता है 5। लेकिन ऑप्शन दे देता है कभी कभी ये कि इन 5 देशों में किसे वीटो प्राप्त है, किसे वीटो प्राप्त नहीं है। तो वहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। उसका एक ट्रिक होता है फ्रीका, FREC फ्रीका। इससे आप निकाल सकते हैं फ्रीका के ट्रिक से कि किस देश के पास वीटो की शक्ति प्राप्त है। जैसे F से फ्रांस, R से रूस, E से इंग्लैंड, C से चाइना और A से अमेरिका। तो सुरक्षा परिषद में, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में इन 5 देशों को वीटो प्राप्त है। चाइना वीटो के कारण ही भारत को बार बार मात दे जाता है। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यानी वीटो का एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मना करना, रोकना। अब बात करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति वीटो के समझने से पहले आप 2 चीज समझिए। एक चीज तो ये समझना है आपको कि विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है, बिल और एक्ट। फिर हम इसको समझेंगे क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये समझना कि वीटो पावर क्या है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बिल, जब संसद कोई कानून बनाती है तो जो कानून पेश करती है, जो राष्ट्रपति के पास जाता है, उसे बिल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बिल। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विधेयक। विधेयक बहुत प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, हम जिस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। और जब बिल पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट यानी अधिनियम। इसी कंफ्यूजन में कुछ बच्चों ने यह भी पूछा था सर कि सर कैब और CAA में क्या अंतर है। तो सिंपल सा एक बात समझिए, कैब का फुल फॉर्म क्या होता है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। यानी ये संसद में सबसे पहले पेश किया गया और जब राष्ट्रपति का साइन हो गया तब ये बन गया CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। यानी अब ये क्या बन गया, कानून। तो यही बिल और एक्ट में यही संबंध है। यानी राष्ट्रपति का साइन होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, जब संसद में पेश की जाती है तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले चीज तो वो किसी भी विधेयक पर अपनी अस्वीकृति दे सकते हैं। वह किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, और किसी विधेयक को वो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी संविधान का अनुच्छेद 111 ये कहता है। अब इन्हीं अनुच्छेद को और भी वर्णन करने के लिए मैंने अभी जो नियम बताया, इन तीनों को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रदान की गई है, जो मुख्य रूप से 3 है। पहला अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो किसे कहते हैं। तो यह जो वीटो होता है, अत्यांतिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति को विधेयक सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। यानी राष्ट्रपति इस वीटो के तहत विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ये 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। वो 2 मामले आपको ध्यान रखना है। पहला मामला क्या है, जब वह विधेयक गैर सरकारी विधेयक हो। यानी गैर सरकारी विधेयक कहने का मतलब संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो, उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक। दूसरे शब्दों में हम गैर सरकारी विधेयक को इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है, कि मान लिए कोई संसद का सदस्य हो। यहाँ संसद सदस्य कहने का मतलब क्या है कि वो लोकसभा और राज्यसभा
दोनों में किसी का भी सदस्य हो, यानी वो संसद का सदस्य हो लेकिन मंत्री ना हो, यानी मंत्रिमंडल का हिस्सा ना हो, और वो विधेयक पेश करे, वो विधेयक पेश किए, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा केस, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे और विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है लेकिन राष्ट्रपति का साइन बाकी है, तब नया मंत्रिमंडल आए और बोल दे कि नहीं उस विधेयक पे साइन अब नहीं करना है, यानी उस पे क्या कर दे, वो अपनी सहमति ना दे, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी तक इस विधेयक का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली बार तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर किया गया था। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि किस राज्य का पुराना नाम पेप्सू है, तो पंजाब का, और उसका फुल फॉर्म भी बताया था, तो पेप्सी विनियोग विधेयक पर किया गया था। जबकि दूसरी बार 1991 में आर वेंकटा रामन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन एवं उनके भत्ते में संशोधन के लिए बिल पर किया गया था। इस बिल ये बिल इसलिए भी रोक लिया गया था क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की सहमति नहीं ली गई थी। तो ये आपका तो यानी आपका अभी तक आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार। अब चर्चा करते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, यानी सस्पेंस। इस वीटो में क्या है, सस्पेंस है। यानी इस वीटो में क्या किया जाता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि पुनर्विचार के लिए यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि धन विधेयक लाने से पूर्व हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब हम किसी चीज़ की अनुमति आपसे पहले ले ही लिए तो आप फिर हमें क्यों लौटा सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि निलंबनकारी वीटो में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अगर जितने भी विधेयक हैं तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन जब संसद में विधेयक आ जाता है तो संसद उसे क्या करती है कि उसमें संशोधन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, और उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति उस विधेयक को साइन करने से मना नहीं करेंगे, यानी उस राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति देने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो क्या होता है कि पॉकेट वीटो को अगर कहा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति इंडिया के राष्ट्रपति के पास इस शक्ति। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी भी बिल को मात्र 10 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई समय का जिक्र नहीं किया गया है। समझते हैं पॉकेट वीटो क्या है। तो पॉकेट वीटो तो यानी जब राष्ट्रपति अपने पास आई बिल पर जब ना सहमति दे ना असहमति दे, यानी ना ही उसे साइन करें और ना ही उसे मना करें, लौटाएं, यानी अपने पास रख ले, पॉकेट में रख ले, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इस वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया था। तो ये हमारा था राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि आपातकालीन शक्ति क्या है। जब जब देश में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या देश पे आक्रमण हो जाता है, तो संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जो मुख्यतः 3 है। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा, ये अब खत्म ही होने वाला है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 से 360 तक राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है, वाइमर संविधान से लिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में है।
दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है, और तीसरा वित्तीय आपात, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा राष्ट्रीय आपात की, अनुच्छेद 352 तो बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो दो स्थिति में लगाई जाती है। एक बाह्य आक्रमण, यानी जब कोई देश आप पे आक्रमण कर दे, और दूसरा आंतरिक अशांति, यानी देश में ही कुछ ऐसा अशांति फैल जाए, तो आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल लगा सकते हैं, हम नहीं, राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अब तक बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार तथा आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार लगाया गया है। यानी यह प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार, 2 बाह्य आक्रमण के आधार पर, 1 आंतरिक अशांति के आधार पर। और उसका टाइम भी पूछा जाता है, तो उसका टाइम है पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975, जो आंतरिक अशांति के आधार पर था। लेकिन जब सेट में कुछ बच्चे क्वेश्चन बनाते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। जी नहीं, जब 1962 में जब आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो 68 तक चला था। तो 65 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय ऑलरेडी आपातकाल लागू था, पहला वाला ही। 1962 में जब चीन ने नेफा पर आक्रमण किया, जी हाँ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पंजाब का पुराना नाम पेप्सू है, उसी तरह आप ये जान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, जिसका फुल फॉर्म होता है N से नॉर्थ, E से ईस्ट, F से फ्रंटियर और E से एजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। तो नेफा पर आक्रमण किया, उसी समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिस समय भी आपातकाल लगाया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और फिर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने फिर आपातकाल लगाया। यहीं पर चर्चा का विषय बन गया कि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगा सकता है, या उसका कोई फायदा भी तो उठा सकता है कि क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है। तो इसके लिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो आंतरिक अशांति लगाई थी, उसके जांच के लिए एक सह आयोग का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग जानिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1975 में लगाई गई आपातकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? सह आयोग। 1975 में सह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये 1975 में लगाया गया आपातकाल सही आपातकाल नहीं था, यानी स्थिति ऐसे भी सुधारी जा सकती थी। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये आपातकाल लगवाया गया था। यानी उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कहा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। जी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया, जिसके तहत तो मैं बात कर रहा था 44वें संविधान संशोधन 1978 के बारे में। हुआ क्या था कि जो 1975 में आपातकाल लाया गया, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रात को राष्ट्रपति से आपातकाल लगवा दिया तथा सुबह में मंत्रिमंडल से साइन करवाया, जो कि क्या था कि एक तरह से ये गलत माना जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और जान लीजिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में एकमात्र बार, ये पहली बार और सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो नया नियम जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। साथ ही साथ आपातकाल का प्रस्ताव 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। यानी आपातकाल लगने के बाद 1 महीने के अंदर उसे संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है माना गया। साथ ही साथ एक बार में आपातकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। संसद अनुमोदन करके आप इसे और आगे भी 6-6 महीने करके बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले आपातकाल लगाने का एक जो बेस था वो था आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह नया शब्द लाया गया। यानी जब कोई क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है
तभी वहाँ आपातकाल लागू हो सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह को ये कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के किसी एक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपात लगाया सकता है, पूरे देश क्षेत्र में नहीं। अब बात करते हैं कि आपातकाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जाएगा। 1975 के पहले, 44वें संविधान संशोधन के पहले आप इसे चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है, यानी इस पर अब न्यायालय में आप चुनौती भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपातकाल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव होता है जब हमारे देश में आपातकाल लगता है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध पर। जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो केंद्र के नियंत्रण में राज्य पूरी तरह से चला आ जाता है। साथ ही साथ संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार ले लेती है, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे हो जाता है, संसद को, जो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहता है। यानी जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 माह तक जो कानून है वो प्रभावी रहेगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय पर जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में अध्यादेश के बारे में बताया था। तथा लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल भी हम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अब तक किस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था, कमेंट में आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, तब मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि अब आप सभी लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो मैं जल्द ही लाइव क्लास भी शुरू करूंगा। कुछ बच्चों ने तो रीजनिंग की मांग कर दी कि सर कुछ रीजनिंग का चैप्टर नहीं क्लियर है, वो भी आप फिर से पढ़ाइए रीजनिंग। तो आप लोग लाइव क्लास का टाइम लिखिए कितने बजे चाहते हैं, तो मैं लाइव आकर भी यूट्यूब पर आप लोग को पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार पर प्रभाव। इसे थोड़ा जरा अच्छा से समझिएगा कि क्या होता है मौलिक अधिकार पर प्रभाव क्या होता है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार का प्रभाव के बारे में, मौलिक अधिकार पर प्रभाव। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार पर प्रभाव, लेकिन उसके लिए आपको 2 अनुच्छेद समझना पड़ेगा, 3558, 359। जैसा कि आपको ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद खत्म हो जाता है, यानी उसका निलंबन हो जाता है, तो आप लोग आंसर मारते हैं अनुच्छेद 19। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 6 प्रकार के आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं। कहीं भी आने जाने का अधिकार, कोई भी पेशा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार और भी है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और अनुच्छेद 20 एवं 21 जो 2 सिद्धि के संबंध में है, एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इन दोनों पर हम विशेष चर्चा करते हैं क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हाँ, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद खत्म नहीं हो सकता, तब आंसर आता है अनुच्छेद 20 एवं 21। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार पर प्रभाव। तो जब देश में आपातकाल लगता है तो आपका अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको विशेष रूप से समझना है कि जब बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है तब आपका अनुच्छेद 19 समाप्त होगा। जब आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है या किसी क्षेत्र में, तब आपका अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होता है। इस बात को आप जाइए, बहुत सारे बुक में ये चीज़ नहीं लिखा होता है, लेकिन जो भी ऑथेंटिक बुक है वो इस बात को देते हैं। तो आप ये पढ़िए कि सशस्त्र विद्रोह के कारण जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपति पे भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 359 की, यानी आपको 359 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, यानी आपको जीने का अधिकार होता ही होता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। 356 में क्या कहा गया है, तो 356 में कहा गया है कि, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 क्या है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राज्य की सरकार राज्य में सरकार सही से नहीं चला पा रही है,
तब राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। आप लोग 365 के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, आज जान लीजिए। 356 में क्या है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी विधानसभा भंग हो जाए या सरकार का बहुमत ना रहे, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुमोदन करने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात, 365 के तहत ये अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब राज्य केंद्र सरकार द्वारा कोई भी निर्देश का पालन नहीं करे या उसे लागू कराने में असफल हो जाए, जैसे अभी हमारी दीदी कहती है ना चलवो, कोई भी केंद्र की योजना शुरू होती है तो बोलती है दीदी ना चलवो। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा था कि जब कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करती है या उसे लागू करने में असफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा जब होती है तो उसे 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा वो क्या हो, अनुमोदित हो। समय कितना, 2 महीना। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो अधिकतम उसे कहा जाए एक बार में हम उसे 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन जब इसे हम फिर से बढ़ाना हो तो फिर संसद से इसे अनुमोदित करा के हम 6 महीना करके अधिकतम राष्ट्रपति शासन को हम 3 साल तक रख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए एक बार में राष्ट्रपति शासन को कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, तो 6 महीने था। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, तब उसका आंसर होगा 3 साल तक। राष्ट्रपति शासन से यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया और कहां लगाया गया। तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। मेरा आपसे प्रश्न है कि राष्ट्रपति अब तक किस राज्य में सबसे कम राष्ट्रपति शासन लगा है, अब तक सबसे कम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल क्या है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, राष्ट्रपति शासन तो कई बार हर एक राज्यों में लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत के किसी भी राज्य में नहीं लगा है। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, यानी जब देश में वित्तीय स्थिति उत्पन्न, वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, वित्तीय समस्या आ जाए, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रपति जो भी संचित निधि से भारित वेतन है उसमें कटौती कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिसे लेकर क्या कर सकते हैं, देश का खजाना और भी क्या भर सकते हैं। तो वे सारे जो फैसले होते हैं वो सारे वित्तीय आपातकाल से आते हैं। वित्तीय आपातकाल से मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360, और अब तक ये कितनी बार लग चुका है। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात में कर टैक्स भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और वेतन भत्ते और जो डीए है, जैसे अभी कोरोना में कैसे है कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो वित्तीय आपात में वर्णन है। तो ये आपका चैप्टर राष्ट्रपति आज पूरी तरह से खत्म हो गया। आप इसमें जो भी आपको प्रश्न है वो उनसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नहीं हो तो यूट्यूब के नीचे जो कमेंट है वहीं भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा है सर हिस्ट्री शुरू करिए, कुछ बच्चे कर रहे हैं साइंस शुरू कीजिए। तो एक समय में मैं एक ही चैप्टर पढ़ा सकता हूं, तो लेकिन कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम आपका चैप्टर में वो शुरू करूं। नेक्स्ट क्लास सोच रहा हूं कि हिस्ट्री पर मुगल काल शुरू करने, नहीं तो दिल्ली सल्तनत शुरू करने का, ताकि और मॉडर्न में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बार बार आ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल, यानी जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन सभी के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही इन तीनों पर वीडियो बनाऊं या लाइव होकर पढ़ाऊं। चलिए अब आज का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी संसद कौन है, यानी जहां पे संसद सदस्यों की संख्या ज्यादा है उस हिसाब से आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी संसद कौन है। दूसरा सवाल, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI का फुल फॉर्म क्या होगा, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI का फुल फॉर्म क्या होगा। तीसरा प्रश्न अभी मैंने बताया भी था, अरुणाचल प्रदेश जिसका पुराना नाम नेफा है, NEF है, नेफा का फुल फॉर्म क्या होगा। चौथा सवाल,
नारी शक्ति पुरस्कार 2020 बिहार के किन 2 महिलाओं को मिला? एक महिला को मशरूम महिला के भी नाम से जाना जाता है, मैं हिंट्स दे देता हूं। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 बिहार के किन 2 महिलाओं को मिला? 5वां सवाल, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 बिहार के किस पंचायत को मिला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 बिहार के किस पंचायत को मिला? 6ठा सवाल, इंटरनेट उपयोग में भारत का स्थान कैमा है? इंटरनेट उपयोग में भारत का स्थान कैमा है? भले ही लॉकडाउन में अभी भारत में इंटरनेट का उपयोग खूब हो रहा है। 7वां प्रश्न, ईरान अपनी नई करेंसी का क्या नाम रखेगा? जी हाँ, ईरान अभी नई करेंसी शुरू करने जा रही है जिसका वो क्या नाम रखेगा? 8वां प्रश्न, अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में आग लगने से एक गैस का रिसाव हुआ, तो उस गैस का नाम बताना है कि उस संयंत्र में किस गैस का रिसाव हुआ था और साथ ही साथ उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? उस गैस का नाम तथा उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा विशाखापत्तनम में? 10वां प्रश्न, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है तथा वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके आज के सवाल। आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आंसर खुद से लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। आप लोग इसे बनाइए और घर में फिर से राष्ट्रपति को पढ़िए, रिवाइज करिए। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप खूब पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरी तरह से जितना भी समय जो मिलता है उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा में लगाइए, ताकि बाद में ये अफसोस ना हो कि मैंने लॉकडाउन में इतना समय मिला, ठीक है, तो मैंने उसे यूज़ नहीं किया। क्योंकि फिर बाद में जब सब चीज़ शुरू हो जाएगा तो फिर कहिएगा टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। क्योंकि जब कोई ठान लेता है तो वो कर ही लेता है। क्योंकि एक पंक्ति है, बोला गया है कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। तो अपने जीवन का जुगनू आप ही बनिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।